हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ मोल, है ना। मोल के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कवर की थी। हमने 2-3-4 क्वेश्चंस भी ऐसे किए थे जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे थे और हमने देखा भी था। अब उसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हुए हम लोग आज देखेंगे बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट मास। जैसा कि मैंने बताया भी था, और मास की बहुत सारी कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मोल कैसे क्या होता है, मोल के बारे में किसने बताया हमें, मोल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमने देखे, चार्ज के बारे में हमने बात करी कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा या तो हमारे पास कितना चार्ज होगा। अगर मान लो मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मुझे मास निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस करी, छोटी छोटी चीज़ें। इसके बाद हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर मूव करते हैं बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मास। क्या कहते हैं हम इसको, मास कहते हैं। अब व्हाट इज मास एक्चुअली, तो देखो हुआ क्या, पुराने जमाने के अंदर भाई अब कोई यूनिट तो थी नहीं जिससे मेजर किया जाए, हमारे पास कोई ऐसी यूनिट तो थी नहीं जिससे हम किसी चीज को मेजर करें। तो एक तराजू लेते थे, है ना, आपने सुना होगा ना, राजा महाराजा अपने वजन के बराबर नाप करके और काफी सारी चीजें दे दिया करते थे। तो तराजू लिया, अब उनको पता नहीं था कि साहब वेट कितना है, तो यहाँ पर तो राजा बैठ गया अपना, राजा देखो कितना सुंदर है, ये राजा बैठ गया और यहाँ पर बहुत सारे गहने 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 रख दिए और उसने अपने वजन के बराबर नाप कर दे दिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं 50 किलो दान करना चाहता हूँ, मैं 60 किलो दान करना चाहता हूँ, मेरा वजन कितना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मास जब भी निकाला जाता है, मास इज अ कंपेरेटिबल वैल्यू। हमेशा इसको कंपेयर करके निकाला जाता है बेटा। कैसे निकाला जाता है, कंपेयर करके। अगर मैं इसको किसी चीज से कंपेयर करूंगा, मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि कोई चीज मुझसे कितनी भारी है, मुझसे कितनी भारी है या मुझसे कितनी हल्की है, तो इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन हम किस में करते हैं बेटा, मास वाले टॉपिक के अंदर करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस किस में करते हैं बेटा, मास वाली चीज इसके अंदर करते हैं। अब बात करी जाए कि साहब सर तो इस चीज का हमारे उसमें क्या फर्क पड़ रहा है कि हम भाई हम कैसे मास निकालेंगे, हमको तो एटम्स का और इन सबका मास निकालना वो तो पता होता है पहले से। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं था एक्चुअली, वो तो पता हमको अब चलने लगा है, राइट। तो क्या होता है जरा समझो मेरी बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले हम, एटॉमिक मास की। हाँ, तो देखो नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज व्हाट बेटा, एटॉमिक मास। जो कि बताया गया सबसे पहले कि अगर मास ऑफ एन एटम कभी भी निकालना है तो आप क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर दो, जो कि आपने पढ़ा है। ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई। देखो जो बच्चे 11th-12th वाले हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी नहीं हो, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा ये चीज़ उनके लिए भी नहीं है। इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हम ये चीज़ 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो वो भी पढ़ता है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता। फिर आप तो साइंस बैकग्राउंड से, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, और नहीं पता तो हम बता रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप तो बस गौर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो मास ऑफ एन एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सोचने वाली बात जो आती है बच्चों वो ये आती है कि सर ये जो वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेचुरल नंबर में आएगी। वो हमेशा कैसे आएगी बेटा, नेचुरल नंबर में आएगी। लेकिन सर आप हमें एक चीज बताओ, कई जो एटम्स हैं उनका मास जो है वो डेसिमल्स में भी होता है। बहुत सारे एटम्स का जो मास है वो किस में होता है बेटा, डेसिमल में भी होता है। सर वो मास डेसिमल में क्यों आता है और अपन जो लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट, एटॉमिक मास जो होता है वो एक कंपेयर करके निकाला जाता है। और ये जो वैल्यू जिसको आप मास ऑफ एन एटम पढ़ते आ रहे हो, ये असल में मास ऑफ एन एटम नहीं होकर के ये मास नंबर कहा जाता है बेटा। इसको क्या कहते हैं हम, मास नंबर कहते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो मास नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल वैल्यू, वेयर एज एटॉमिक मास कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी काइंड ऑफ इंटीजर नंबर, है ना। बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के अंदर, नेचुरल में नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हम लोग उसको रख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना, डेसिमल्स भी उसके अंदर आ सकते हैं, सारी चीज हो सकती है। पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। अब बहुत सुंदर बात है। तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, है ना। दोबारा से मैं आपको इस चीज को बताऊंगा कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है और समझा जाता है, समझेंगे जरा बेटा, है ना। ये चीज आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। अब अपन एक सिस्टमेटिक वे से हम इसको लिखेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए समझिए जरा, है ना, समझिए थोड़ा सा कि एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, है ना,
तो एटॉमिक मास क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच डिटेल विल बी हियर। तो बेटा एटॉमिक मास की अगर हम देखो बात करते हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास। ऑलराइट, गौर करेंगे जरा इस बात पे कि एटॉमिक मास is a measurement which tells us that how many times an atom is heavier than that of 1/12 into mass of 1 C12 एटम। याद आया C12 एटम, 1 C12 एटम, एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो हम फिर से देखो क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ 1 C12 एटम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अभी हम इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि एटॉमिक मास इज अ मेजरमेंट व्हिच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर देन दैट ऑफ दिस मास। यानी कि ये मास तो हमेशा रिपीट होगा ही होगा। अब देखो ये चीज मैं और आप मिलकर पता नहीं लगा सकते हैं कि भैया किसका मास क्या होगा, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पता लगा रखा है, तो हम उस चीज पे मेहनत नहीं करेंगे। अरे जिन्होंने रिसर्च करके जिस पर नोबेल प्राइज जीता उस पर तुम भी रिसर्च करने जाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा? ये मिलेगा बेटा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी उन चीजों का हमको केवल यूज करना है, इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है ना। मैं ऐसा नहीं कहता वो साइंटिस्ट आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि दिमाग का पता नहीं होता है कभी भी। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो बेटा, जिस चीज पर रिसर्च हो चुकी है उस पर रिसर्च दोबारा नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ चीज अच्छी है तो हम उस पर बात करेंगे आराम से, ठीक है। कई बार जब अपने लाइव सेशंस होंगे तो हम उस बारे में बात भी करेंगे। तो अब जरा समझिए मेरी बात को थोड़ा सा, कि इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हमारे पास आया बेटा हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम आया? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो एग्जैक्टली यही था, यानी कि इट वॉज 1 टाइम हेवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ऑल राइट। इसी तरीके से मान लो ऑक्सीजन एटम था बेटा, तो ऑक्सीजन एटम वॉज 16 टाइम हेवियर देन 1/12 इंटू दिस। सिमिलरली जब सोडियम एटम आया तो सोडियम एटम वॉज 23 टाइम्स हेवियर देन दिस पर्टिकुलर। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक चीज कर रहा हूँ छोटी सी, कि सबसे पहले तो मैंने इसको पूरा लिखा, फिर मैंने इस चीज को उड़ा दिया, फिर मैंने पूरा उड़ा दिया। यानी कि अगेन एंड अगेन आई एम कंपेयरिंग द कंप्लीट वैल्यूज विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। आई एम अगेन एंड अगेन कंपेयरिंग द वैल्यूज लाइक 1, 16, 23 विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, राइट ना। सो इफ आई एम कंपेयरिंग द पर्टिकुलर वैल्यूज ओवर हियर, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये एक यूनिट बन जानी चाहिए जो कि बार बार मेरे काम आएगी, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक यूनिट बना दिया। हमने क्या किया बेटा? इसको एक यूनिट बना दिया कि बिकॉज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम जो होता है उसको हमने कह दिया बेटा 1 AMU। क्या कह दिया? 1 AMU। AMU stands for atomic mass unit। AMU stands for atomic mass unit, right? AMU की फुल फॉर्म क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। आगे सुनिए जरा मेरी बात। अब ये जो 1 AMU है, अगर इसकी वैल्यू AMU है तो क्या इन सबको भी मैं कन्वर्ट करके AMU में लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो जरा, इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू, अगर इसकी वैल्यू बेटा 1 AMU है तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 1 AMU? यस सर, यू कैन लिख राइट इट। सिमिलरली इसकी वैल्यू 1 AMU है तो 16 इंटू 1 AMU, 16 इंटू 1 AMU बोलो क्या हो गया? 16 AMU हो गया। सिमिलरली अगर इसकी बात करें बेटा तो 23 इंटू 1 AMU, 23 इंटू 1 AMU तो कितना आ गया बेटा? 23 AMU आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एकदम सिंपल सी बातें, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है AMU में बदलने के लिए, यानी अल्टीमेटली हमने एक यूनिट बना दिया है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 AMU इज इक्वल्स टू एटॉमिक
मास यूनिट। अब क्या होता है कि एएमयू को हम अलग अलग तरीकों से और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर एक बात बताओ आप हमको कि एएमयू तो चलो आपने बता दिया कि एटॉमिक मास की यूनिट है इसलिए एएमयू लगाएंगे, कि सर बिल्कुल लगाएंगे सर, लेकिन अगर एक बात बताओ, मान लो कभी हमारे को तो जो वैल्यू देता है वो ग्राम में दे देता है, कभी यू में दे देता है, कभी किसी में दे देता है और कभी किसी में दे देता है, हम क्या करें सर फिर? तो सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कभी भी हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 AMU है ना, अलग पेन से लिखेंगे, अलग पेन से लिखेंगे, अलग पेन से लिखेंगे, बिल्कुल अलग पेन से लिखेंगे। देखो जरा, 1 AMU जो होता है वो ही इक्वल होता है 1 U के। वही किसके इक्वल होता है बेटा? 1 U के। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये इक्वल होती है 1/Na ग्राम के। किसके? 1/Na ग्राम के। Na ध्यान है ना? हाँ, लास्ट क्लास से आओगा जो नंबर एग्जैक्टली। अच्छा, रिमेंबर द थिंग कि Na को हम 1 मोल बोलते हैं। Na को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। तो बेटा यही इक्वल होता है ग्राम पर मोल के। किसके इक्वल होता है बेटा? ग्राम पर मोल के, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई मोल। भाई इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे मोल, कहोगे ना। अगर इसको आप मोल कहोगे तो ग्राम अपॉन मोल क्या आ गया? ग्राम अपॉन मोल आ गया, ग्राम पर मोल आ गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, राइट। और सुनो जरा मेरी थोड़ी सी बात, अभी थोड़ी सी और सुनो। यानी कि अगर मैं चाहूं तो इन मासेस को क्या क्या लिख सकता हूं? चलो एक काम करो, यही बताता हूं, है ना। देखो इन मासेस को मैं क्या क्या लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो इसी मास को बेटा लिख सकता हूं 1 U भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो 1/Na ग्राम भी लिख सकता हूं, और मैं चाहूं तो 1 ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूं। बोलो गलत तो नहीं है? हाँ ना बोलेंगे? हाँ। इसी तरीके से अगर इसमें बात करूं बेटा तो इसको मैं 16 U भी लिख सकता हूं, 16/Na ग्राम भी लिख सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो इसको 16 ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर अब आप बोलेंगे, हाँ बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 23 U, वेरी गुड। इसको क्या लिख सकते हैं? 23, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 23/Na ग्राम लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 23 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। यानी कि एक मोल के अंदर कितने एटम हैं? 23 ग्राम एटम हैं, और एक मोल एटम का मतलब तुम जानते हो कितने सारे होते हैं। तो सर जब इन यूनिट्स का कन्वर्जन हो रहा होता है, जब इनका कन्वर्जन हो रहा होता है तो इनकी फुल फॉर्म तो बता दो सर एक बार। जैसे ये जो यू है बेटा, ये जो यू है, इस यू को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफाइड मास। हाँ, अगर हिंदी में बोलूं, कभी कभी हिंदी सुन लेनी चाहिए, हिंदी में इसको कहा जाता है एकीकृत द्रव्यमान, है ना। भारी भरकम शब्द में जानता हूँ, है ना, इट इज़ अ वेरी हैवी वर्ड टू यूज इन द क्लास, इन फिर भी पता होना चाहिए, क्या दिक्कत है, हम भारत देश के वासी हैं। तो देखिए जरा सुनिए, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अगर मैं कभी भी एक ऐसी एंटिटी का मास लिख रहा हूँ जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? U लगाऊंगा। अगर मैं किसी ऐसी एंटिटी का मास लिख रहा हूँ जिसमें चाहे जिसकी जो वैल्यूज है वो ग्राम में दे रखी है, तो मैं क्या लगाऊंगा? 1/Na ग्राम से उसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे ग्राम पर मोल में चाहिए तो फिर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो क्या ये चीज मेरे समझ में आती है या आपके समझ में आती है? बहुत सुंदर बात है, एक बार इसको नोट करेंगे फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग जरा अगली स्लाइड पे जाते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स इसके अंदर डिस्कस करते हैं। हम लोग गौर करेंगे जरा थोड़ी सी मेरी बात पे कि सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस जो आपको पता होने ही चाहिए, जो आपको पता होने ही चाहिए। आप धीरे धीरे उन चीज़ों पर आगे बढ़ने ही चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो बड़ी बहुत ज़्यादा समस्या होगी आपके साथ। इसलिए होगी बेटा क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और मान लो अगर यही चीज़ हमें नहीं पता है तो फिर हमारे साथ दिक्कत होना तो लाजमी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देखो सम इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस, हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जरा गौर करेंगे थोड़ा सा। देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हम लिख सकते हैं बेटा 1 AMU। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं लिख सकता हूँ 1 U। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं लिख सकता हूँ 1/Na ग्राम, और अगर मुझे जरूरत पड़े बच्चों तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ग्राम पर मोल। सही है क्या? बोलो बोलो बोलो, सही है क्या? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन सबका एक अलग अलग मतलब है। अलग अलग मतलब कैसे है कि बेटा इसको तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, एटॉमिक मास। और इसको क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में है, ये वैल्यू किसमें है? ग्राम में। हाँ, तो इसलिए इसको कहा जाता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या कहा जाता है? ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो इसको तो आप याद रख लीजिएगा बेटा AM से, और इसको आप याद रख लीजिएगा GAM से, ठीक है। GAM आपके लिए थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप मोल्स फाइंड आउट करने जाएंगे, अभी अपन थोड़ी देर बाद ही, है ना, जब ये सब पढ़ लेंगे इसके बाद जब मोल्स फाइंड करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। सिमिलर इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ यू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल। कभी आपको कोई कह दे, हालांकि कहता कोई नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए, एक टर्म और होती है बेटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहीं से निकल के आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। वो आपको क्या बताता है, फॉर्मूला है, छोटा सा ध्यान रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, गौर करना जरा, है ना। देखो कि मास ऑफ एन एलिमेंट, वो तो आप लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, ये आप लिखेंगे नीचे। आप जानते हैं बच्चों इसको 1 AMU कहा जाता है, हाँ सर जानते हैं, तो हम अभी तो पढ़ा है 2 मिनट पहले हमने, हाँ बिल्कुल। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी मान लो वो x AMU है, नीचे वाली वैल्यू मान लो 1 AMU है। AMU ने AMU को जान से मार डाला, देखो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया यहाँ पर। क्या बचेगा, केवल केवल x बचेगा, लहूलुहान हुआ, मजाक कर रहा हूं। केवल क्या बचेगा बेटा, x बचेगा, विच इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यस, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू नो कि रिलेटिव क्वांटिटी जो भी होती है वो हमेशा यूनिटलेस होती है। मैं आपको कह दूं कि रिलेटिव डेंसिटी निकालो, यूनिटलेस होगी। मैं आपको कह दूं रिलेटिव लोअरिंग निकालो, यूनिटलेस होगी। मैं आपको कह दूं रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट निकालो, यूनिटलेस होगा। मैं आपको कह दूं रिलेटिव डेंसिटी निकालो, यूनिटलेस होगा। मैं कह दूं रिलेटिव ग्रेविटी निकालो, यूनिटलेस होगा। मैं कह दूं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो। सब कुछ क्या होता है बेटा, रिलेटिव जो चीज होगी, जो रेशो में निकाली गई होगी, वो हमेशा क्या होती है बेटा, यूनिटलेस होती है। पता होना चाहिए आपको। तो अगर मान लो कभी आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा और यहां पर आपको मान लो कभी लिखा हुआ मिल गया ओनली 1, तो आपको समझ जाना है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिसको आप RAM, जय श्री राम, से याद रखेंगे। इसको आप किससे याद रखेंगे बेटा, RAM से याद रखेंगे। अगर यूनिट नहीं दी है मतलब कि वो रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है तो ये पता होना चाहिए किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकाली गई है। ये जरूरी नहीं है हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे। मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो बोर्ड है पीछे जो मेरा लगा हुआ है, ये मुझसे कितना टाइम हैवी है, तो बेटा मुझसे कंपैरिजन कर रहे हो ना, इसका मतलब हम दोनों में रिलेटिविटी निकाल रहे हो। मान लो मैं कह दूं कि आपके पास जो कॉपी रखी है वो आपके पेन से कितनी भारी है, या आपके पास जो फोन है ना, वो आपकी बॉडी से कितना हल्का है या कितना भारी है। तो ये सब चीज जो है हम निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं बेटा, इसको हम रिलेटिव चीजों से इसको निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी अगर हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, है ना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे सुनिए मेरी बात थोड़ी सी, कि हमने बात स्टार्ट कर दी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास से। अब मैं बेटा इतनी सारी चीजें बार बार तो लिख नहीं सकता, आप भी जानते हैं, आप भी लिखोगे तो आप भी एक बार को तो मेरे को गाली दोगे, यार ये टीचर बड़ा एग्जैक्टली है ना। तो इसलिए हम लोग केवल AMU या U की टर्म में लिखेंगे। ये सारे कन्वर्जन अब आपको आने चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि हम उन पे और कमांड कर सकें। फटाफट देखेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है बेटा, हीलियम का मास 4 U होता है, लिथियम का मास बच्चों 7 U होता है, इसके बाद बेरिलियम का जो मास है वो 9 U होता है, इसके बाद बोरॉन जो होगा वो 11 U होगा। कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ ना बोल दे, वेरी गुड। कार्बन नाइट्रोजन का मास 14 U होता है, इसके बाद बोलो कौन आता है, ऑक्सीजन का मास 16 U होता है, फ्लोरीन का मास जो है वो 19 U होता है, नियॉन का जो मास है बेटा वो 20 U होता है। एक छोटी सी लाइन यहाँ खींच देंगे हम। इसके बाद आ जाएगा बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, इसके बाद आ जाएगा सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। सोडियम का मास देखें तो बेटा 23 U होता है, इसका 24 U होता है, इसका 27 U होता है। सिलिकॉन का अगर हम देखेंगे बच्चों तो 28 U होता है। फॉस्फोरस अगर कभी देखा जाए तो फॉस्फोरस जो है वो होता है 31 U। सल्फर का भी देखा जाए तो 32 U होता है। क्लोरीन अगर कभी भी देखा जाएगा बेटा तो 35.5 होता है। क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना इसके आगे, क्यों होता है तो बेटा क्वेश्चन मार्क लगा लेना इसके आगे कि ऐसा क्यों होता है ना। ये हम आप थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। ऑर्गन का जो वेट है बेटा वो 40 U होता है। सुंदर बात है सर। आगे देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा ऑर्गन के बाद आता है बेटा पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम। देखो यहाँ तक तो एटलीस्ट हमें पता होना ही चाहिए कि इसका तो 39 AMU होता है या U होता है ना, और इसका 40 U होता है। फिर से ये तो हमने बात करी यहाँ तक। अब हमें पता होना चाहिए कि आयरन, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोगों को कुछ चीज़ और पता होनी चाहिए। जैसे आयरन का मास आपको पता होना चाहिए कि 56.5 होता है।
कोबाल्ट का मास आपको पता होना चाहिए कि 58 पॉइंट जो है 7 U होता है। निकल का मास आपको पता होना चाहिए कि 58.96 होता है, ठीक है, 59 ही मान लो अप्रोक्सीमेटली, लेकिन फिर भी 58.96 कभी कभी वो 9 भी दे देता है आपको, है ना। निकल के बाद अगर आप आओगे कॉपर पे बेटा, तो कॉपर का होता है 63.5 U। जिंक पर आओगे तो जिंक का होता है आपका 65 U, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हम थोड़ी सी और बात करें, है ना, जिंक का जैसे 65 U हो गया, और जिंक के बाद आ जाओ आप मरकरी पे आ जाओ, है ना, Hg का होता है बेटा 200 U, ठीक है। Ag की अगर बात करोगे सिल्वर की तो होता है बेटा 108 U, है ना। इसी तरीके से अगर हम और देखें थोड़ी बहुत, तो Au की अगर बात करोगे, कई बार गोल्ड आपसे पूछ लेता है, 193 U होता है बेटा, है ना। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। NCERT is the best prescribed book from all the IITians, from all the aspirants who have cleared the exams previously, or even from us teachers. NCERT केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसलिए अच्छी बुक है, उसके पीछे रीज़न है बच्चों। रीज़न ये है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहली चीज़। दूसरा रीज़न ये है कि हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बस बात ये है कि उसको कोई पढ़ता नहीं है। उसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ाना और पढ़ना, थोड़ा सा कई बार एनसीईआरटी जो है पढ़ना टिपिकल माना जाता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपको उसमें लिखी एक एक लाइन इतने अच्छे से समझ में आती है। अगर टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो, अगर उसमें टीचर ने अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो आप ये मान के चलो आपको एक एक लाइन इतने प्यारे तरीके से समझ में आएगी कि आप कहोगे यार मजा आ गया, है ना। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, मजा आया, वही वाली चीज होती है। तो आगे देखेंगे जरा थोड़ा सा, है ना। लेड की अगर हम बात करें पीबी की तो होता है बेटा 208 U। इस तरीके से मान लो अगर हम बात करें किसकी, ब्रोमीन की हम बात कर लेते हैं तो ब्रोमीन का होता है बेटा 80 U। आयोडीन की अगर हम बात कर लें तो होता है आयोडीन का बेटा 127 U, है ना। इनफ है ये, इससे ज़्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। यही वो है जो लगातार काम होते हैं। एक की जरूरत हमें और पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बेटा मैंगनीज, है ना, जो मैंने लिखा नहीं, अगर आपने देखा हो तो, है ना। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक का तो लिख दिया, मैंगनीज का मैंने नहीं लिखा। तो मैंगनीज का जो है वो 55 U होता है बेटा, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करेंगे, इस पूरे को नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्लीज नोट कीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा पॉज करके, है ना। ये कुछ एक एटॉमिक मासेस थे जो आपको आने चाहिए। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि एटॉमिक मास का सेक्शन या मॉलिक्यूलर मास का सेक्शन फटाफट से कंप्लीट हो और फिर हम कैलकुलेशन ऑफ मोल की तरफ मूव ऑन कर सकें, ठीक है। चलिए देखिए जरा, कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख रहा हूं कि कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब यहां पर जो है मैं आपको मॉलिक्यूल्स दूंगा बेटा, है ना। मैं वो क्या दूंगा, मॉलिक्यूल्स दूंगा, फॉर्मूलाज दूंगा जिनका मास आपको निकालना है। सर ऐसे कैसे, आपने पढ़ाया तो एटॉमिक मास, लेकिन आप दे रहे हो मॉलिक्यूलर मास। तो इट डजंट मैटर एट ऑल बच्चों, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक मास याद है जो अपन ने पिछली स्लाइड पर पढ़ा है, फिर से देख लीजिए एक बार, अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकालना इज नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है ना। तो हम देखो फटाफट निकालेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ग्लूकोज का। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ग्लूकोज का निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। सेकंड हम निकालेंगे बच्चों सुक्रोज का, जिसको हम बोलते हैं C12H22O11। उसके बाद हम जो है निकालेंगे बेटा आराम से KMNO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है निकालेंगे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। एक बार बीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका नाम बताइए। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका नाम बताइए, तो इसका नाम होता है बेटा पोटाश एलम। ध्यान रखिएगा, जो घर में अपने फिटकरी होती है ना, वही होती है ये होता है पोटाश एलम, है ना। ये आपसे पूछा गया है बीएससी, एक सेकेंड, इसको अपन जीएनएम लिख देते हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये पूछा गया है बेटा एक बार जीएनएम में, ठीक है ना। इन चीज़ों में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे इसका नाम क्या है, इसका मास क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको देखनी चाहिए और पता भी होना चाहिए कि इनको बोला क्या जाता है। पोटाश एलम क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखो क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होता है। एलम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। अब अगर इसके अलावा भी मैं कोई और एलम की बात कर रहा हूँ तो ये तो फिक्स है कि उसके अंदर ये वाला कंपाउंड तो होगा ही होगा, दूसरा वाला कौन सा हो सकता है डिपेंड्स ऑन द इनिशियल नेम। ये चीजें भी हम सीखेंगे, लेकिन कहाँ सीखेंगे, थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे इस चीज को बेटा
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, है ना, वहां पर इन चीजों को बताया जाता है कि भैया ऐसा क्यों होता है, या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सीखेंगे थोड़ा बहुत, और कुछ फिर हम सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इसका मास आपको निकालना है बेटा। इसके बाद अगर मैं आपको कह दूं तो मोहर सॉल्ट होता है हमारे पास एक, जिसको हम बोलते हैं बेटा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, है ना। ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं। ऐसे मान लो मैं आपको कह दूं कि ब्लू विट्रियोल, इसको क्या कहते हैं बेटा, मोहर सॉल्ट कहते हैं। ये ध्यान रखो, ये नेम्स पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये नेम्स पूछ जाते हैं। एक तो पूछ ही चुका है वो पहले, चलिए ये आ गया। अब इसका अगर मोहर सॉल्ट हो गया, इसी तरीके से एक होता है बेटा अपने पास ब्लू विट्रियोल होता है, जिसको आपने सुना होगा नीला थोथा बोलते हैं, अगर हिंदी जानते हो तो आप, है ना। वैसे तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, ब्लू विट्रियोल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, हाँ ब्लू विट्रियोल कहते हैं। चलिए 6 सवाल हैं, फटाफट से आप एक बार इनको जरा करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ, है ना। प्लीज गो ऑन। आई होप आपने ट्राई किया होगा, है ना। अगर नहीं किया है तो प्लीज अब आप देखिए इसको, कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं और क्या होता है। देखो बेटा अच्छे से समझना मेरी बात को, अगर सीख गए ना तो ईमानदारी की बात है, जिंदगी में किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, अगर मोल का हुआ मास का हुआ तो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक कार्बन एटम का मास जो है मैंने लिखवाया बेटा 12, कितना लिखवाया है 12। हाँ कितने एटम्स हैं 6 हैं, तो इंटू 6 करते हैं। अगर एक ही एटम एक से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई कर दो, अलग वाला आ जाए तो बीच में प्लस कर दो, अलग वाला आ जाए तो बीच में प्लस कर दो, या फिर एक बार सबके प्लस कर दो। भाई 6 बार कार्बन तो 6 बार 12 को प्लस करो, 6 बार हाइड्रोजन 6 बार 1 को प्लस करो, 6 बार ऑक्सीजन को 6 बार O को प्लस करो। ऐसे आया तो मैं लिखूंगा 1 × 12, फिर बीच में लगा दूंगा प्लस, फिर मैं लिखूंगा बेटा तुम्हारा 16 × 6, है ना, फिर लगा दूंगा बीच में इक्वल्स टू, आंसर निकल के आ जाएगा 180U, है ना। अब मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेट करने हैं बेटा, है ना। जैसे 12 × 12 कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 22 × 1 आ जाएगा, यहाँ पर 11 × 12 का 16 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है 12 × 16 आ जाएगा। रात को 12 बजे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 342U। मजाक कर रहा हूँ, 12 बजे मत करना, दिन में ही करना, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 158 आ जाएगा U में। इसको सॉल्व करके देखे तो बेटा देखो 39 × 2 प्लस लगा दूंगा, और सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 4 × 16, फिर बीच में प्लस लगाऊंगा। देखो इन डॉट से कभी कंफ्यूज मत होना, ये वाले डॉट लगे हुए ना बेटा, ये वाले डॉट जो लगे हुए हैं, ये वाले डॉट्स हैं, इनसे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये बस यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 2 सॉल्ट अलग अलग है जो साथ में रखे हुए हैं। इससे ये मतलब नहीं हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम बीच में हमेशा क्या लगाएंगे, हम तो प्लस ही लगाएंगे। देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इससे आगे जा रहे हैं। अब प्लस लगाया तो अगर नहीं हो तो बस ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना इनको, सबसे अच्छा काम है। आगे देखो थोड़ा सा, तो अपन एक और ब्रैकेट शुरू करते हैं। इसमें हम लिखते हैं 2 × एल्यूमिनियम का कितना बताया बेटा 27 बताया सर आपने, बीच में लगा दूंगा प्लस, सल्फर O और 3, अब फिर से 3 लगाऊंगा और एक ब्रैकेट लगा दूंगा। सल्फर का बोलूंगा तो 32 बोलूंगा, प्लस लगा दूंगा। ऑक्सीजन है तो कितना बोलूंगा, बोलो ऑक्सीजन है तो बोलूंगा बेटा 4 × 16, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब आता है मेरे पास बेटा 24H2O। क्या आता है 24H2O, तो फिर से मैं मान लो एक थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, है ना, प्लस लगाऊंगा 24 × ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और लिख दूंगा 2 × 1 + 16, तो अल्टीमेटली 18 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मोहर सॉल्ट की अगर हम बात करें तो मोहर सॉल्ट का होता है लगभग 392। मोहर सॉल्ट का जो मास होता है वो होता है बेटा 392 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, यही इसका मास निकल के आएगा। CuSO4.5H2 की अगर हम बात करें तो आप निकाल सकते हो इसका मास बेटा देखो 63.5, है ना, प्लस सल्फर है तो 32, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16, उसके बाद 5 H2 है तो H2 का तो याद कर ही लो 18 होता है। सॉल्व करके हम इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। प्लीज एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। होप नोट कर लिया होगा आपने, है ना। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने बेटा कैलकुलेशन देख ली है, चीज़ें समझ ली हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। पर्टिकुलर टॉपिक इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि मोल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उस पर डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए हम लोग जा रहे हैं बेटा फटाफट से एक अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसको कहा जाता है कैलकुलेशन ऑफ मोल, है ना। मोल बेटा अभी स्टार्टिंग में अपन 2 तरीके से निकालना सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे मास से निकालना और एक सीखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना और जो भी मास या कुछ भी अगर आपको दिया हुआ है तो उससे चीजों को निकालना,
ठीक है, अब समझने वाली बात यह है थोड़ी सी कि सर इसका मतलब पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था वो तो आसान हो जाएगा। हाँ देखो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद है कि सर हमने जो पिछली बार क्वेश्चन किया था, पिछले हमने क्या क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी मोल्स है ना ऑफ प्रोटॉन्स विल वे 200 ग्राम। हमने ये क्वेश्चन तो किया था है ना कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल वे 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटोन। तो ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल है ना, दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला है बाय मास, सबसे पहला है बेटा बाय मास, आपको याद रखना है सबसे पहला। अब बाय मास अगर आपको याद रखना है तो गौर से देखिए जरा किस तरीके से याद रखेंगे आप इसको। भाई नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, आप अक्सर अब तक पढ़ते आए होंगे बेटा, ये गिवन मास लिखा हुआ है ना, आप अब तक पढ़ते आए होंगे मोलर मास मोलर मास मोलर मास। तो ध्यान रखना बेटा, इसके नीचे हम डिवाइड में कभी भी मोलर मास को नहीं लगाते, हम लोग असल में लगाते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम के लिए चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, और अगर वो चल रहा है किसके लिए बेटा, अगर वो चल रहा है किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए, तो फिर हम लोग लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल मास। ठीक है ना, तो गौर से समझो और देखो जरा, गौर से समझो और देखो जरा। हम यहां लिखेंगे या तो GAM या फिर GMM। GAM क्या होता है लिख देता हूं ताकि आप भूले नहीं बाद में, और ये नहीं कहें कि सर ने लिखा नहीं था। ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, और ये क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसका फायदा क्या है, देखो बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपको यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं डिस्कस करा देता हूं कि आपको कहा किसी ने 52 ग्राम ऑफ हीलियम है ना, इसमें मोल्स निकालो, अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो इसके अंदर। आप बोले सर अभी करते हैं, देखो अब आपको जो याद था वो आपको याद था कि यार गिवन मास अपॉन मोलर मास याद है आपको, तो सर मोल का फॉर्मूला लगाओ, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास तो जो होता है वो केवल और केवल ग्राम में होता है, उसमें तो मोल का कहीं दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो बेटा ये हो गया 52 ग्राम, मोलर मास हो गया हीलियम का 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 13, एंड दैट टू यूनिटलेस, दैट टू व्हाट, यूनिटलेस। अरे भैया यूनिट तो लाते हैं, इसकी यूनिट तो लाए नहीं आप। अब अगर आप यूनिट ही नहीं लाए हो तो इसका मतलब आपकी जो क्वांटिटी है वो तो सरासर गलत है, वो मोल थोड़ी है, अब वो मोल थोड़ी है, वो क्या है अब बताओ, वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आपको क्या पता वो मोल है या क्या है, उसके अंदर क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली इसी चीज को, इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमने कहा कि भैया ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे। सर ऐसा क्यों, तो आपको ध्यान होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से मैं करना चाहता हूं, जरा हम लोग देखेंगे। n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ग्राम, अच्छा ये मॉलिक्यूल है या क्या है बेटा, एटम है, हीलियम इज एटम, तो हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास GAM। अब देखो ध्यान करो, ग्राम एटॉमिक मास को देखो पिछली स्लाइड पे जाके दिखाता हूं जरा। हाँ देखो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, अरे देख रहे हो ना, देखो ना, ये देखो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है, ग्राम पर मोल। हाँ देखो जरा, अब हम बात करें तो गिवन मास जो आपको दिया है वो दिया हुआ है 52 ग्राम। हीलियम का मास, ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास की बात करूंगा तो 4U, ग्राम एटॉमिक मास की बात करूंगा 4 ग्राम पर मोल। हाँ देखो 4 ग्राम पर मोल। बेटा देख, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, 4 ने इसको 13 बार मार दिया, मोल ऊपर चला गया, तो तेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13 मोल। ये देखो मजा आ गया, बोलो आया कि नहीं आया, है ना, यूनिट निकल के आई। तो सर आप एक मुझे अब आपके दिमाग में फिर से एक सवाल चल रहा होगा, यार सर एक बार बताओ, हम तो बचपन से मोलर मास पढ़ते हैं, आपने तो हमारी केमिस्ट्री गलत कर दी। अरे मेरी बात सुनो बच्चों, केमिस्ट्री आपकी गलत नहीं हुई, केमिस्ट्री किसी टीचर की गलत नहीं हुई, कभी कोई टीचर आपको गलत नहीं पढ़ाता है, दे ऑल आर रेस्पेक्टेड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके ही कभी कभी समझने में फेर होता है। मोलर मास की डेफिनेशन ही ये आपको सजेस्ट करती है, द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास इटसेल्फ सजेस्ट दैट द मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट्स, है ना। अब यहीं से निकल के आती है मोलर मास की डेफिनेशन, गौर से समझो, गौर से समझो बेटा। देखो मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है ना, मोलर मास की डेफिनेशन इटसेल्फ सजेस्ट दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स, 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम। अगर एक एटम का मास ग्राम पर मोल में ये है तो उसमें क्या होगा, इंटू Na कर देंगे हम, इंटू मोल कर देंगे, है ना।
मोलर मास की डेफिनेशन ही क्या होती है बेटा, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट और एटम, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड जो भी है, एलिमेंट कंपाउंड, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी, इन ग्राम, इन ग्राम, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलर मास बोलते हैं। तो अगर मान लो मैं बोलूं हीलियम का मोलर मास, है ना, लेट्स से द मोलर मास ऑफ हीलियम, mm ऑफ हीलियम, तो हम लिखेंगे कि सर एक एटम का मास है 4 ग्राम पर मोल, क्योंकि मुझे निकालना है 1 मोल का, तो मोल से मोल हो गया कैंसिल, मेरे पास आ गया 4 ग्राम। ये चीज होती है बेटा मोलर मास। समझ में आती है मेरी बात? तो बेटा ये पूरा होता है मोल का फंडा। मेजर जो फॉर्मूला है वो आपको ये ध्यान रखना है, मेजर जो फॉर्मूला है वो आपको ये ध्यान रखना है। फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। प्लीज आप मूव कीजिए, नोट कीजिए। कर लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। तो ये बताऊँ मजा तो आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना यार थोड़ा सा, है ना। चलो अगली बात करते हैं हम थोड़ी सी, ठीक है। हाँ भगवान बहुत ज्यादा सर्दी है। देखिए अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो बात हुई सर किसकी, मास पर बेसिस की। तो मुझे क्वेश्चंस कर लें, आइए देखिए जरा क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन, इन द गिवन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है बेटा 1 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 71 माइक्रोग्राम ऑफ Cl2। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 3.65 ग्राम ऑफ HCl, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 40 kg ऑफ आयरन, 600 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये 5 सवाल हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सेम तरीके से निकालने हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप अटकेंगे तो केवल आप इसमें या इसमें अटक सकते हैं, क्योंकि इसकी वो जो चीज़ है, जो ट्रिक है, वो भी मैं आपको नहीं बताई है, ना मैं अभी तक बता रहा हूँ। अभी जब तक आप एक बार खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, एक बार इनको करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने किया होगा, ट्राई किया होगा। अगर आप देखो बच्चों नहीं कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप करना शुरू कीजिए, है ना, क्योंकि जब आप करेंगे ना तो ही आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कभी भी नहीं आता है। देखो जो चीज़ बार बार देखी जाती है ना तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, बार बार करी जाती है तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि साहब मूवी लग रही है ना, तो मूवी में आपको मेरे को एक बार भी बताने की जरूरत नहीं है कि कब क्या हुआ था। अगर आप एक बार ही देख लोगे ना उसको, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये हुआ था। और फिर तुमसे अगर 5 साल बाद भी पूछो तो वो स्टोरी एज इट इज याद होती है तुमको। वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर है। देखो गौर करो बेटा, मैंने कहा था मोल्स निकालने। अब आपको इतने लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं लिखने बार बार, है ना, सिंबल्स बना लो। जैसे गिवन मास को W बोल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को M बोल लो सीधा। तो आप लिखोगे बेटा 1/23, है ना, ये लिखोगे ग्राम, यहाँ लिखोगे ग्राम पर मोल, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, आंसर आ गया 1/23 मोल। लो क्या लगा इसमें बताओ, 1 मिनट का क्या, ये 10 सेकंड का टाइम लगा इसको निकालने में, है ना। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब सर ये माइक्रोग्राम थोड़ा समझ में नहीं आया था, हाँ ये हो सकता है ये आपको समझ में ना आया हो, ये मेरे थोड़ी समझ की बात है, जो मैंने आपको कहा भी था। तो देखो जरा 71 एज इट इज लिखेंगे, और Cl2 है, ध्यान रखना क्या है, Cl2 है। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको लिखूंगा 71। अब माइक्रोग्राम दे रखा है, देखो ध्यान रखो हमेशा कि अगर कभी भी माइक्रो दिया जाता है ना, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। कितना होता है 10⁻⁻6। अगर कभी कहा जाए कि 1 नैनो, है ना, तो 10⁻⁻9 होता है। अगर कभी कह दिया जाए कि क्या कह दिया जाए 1 पीको, है ना, तो वो 10⁻12 होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये माइक्रो होता है बेटा ऊपर वाला। आपने माइक्रो की बात करी है, माइक्रोग्राम बोल रहा हूँ मैं, तो माइक्रोग्राम बोल रहा हूँ, मतलब 71 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि माइक्रोग्राम है तो ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला ग्राम पर मोल में है, ऊपर वाला माइक्रोग्राम में है, तो ग्राम से चेंज करो। तो जैसे ग्राम में चेंज करोगे 10⁻6 ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा, सॉरी आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा बेटा 10⁻6 मोल आपके पास निकल कर
आएगा। समझ पाते हो मेरी बात को? अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, सिंपल सिंपल से सवाल दिए थे यार बच्चों जैसे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। देखो जरा 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम, है ना, 36.5 ग्राम, सॉल्व कर लो पर मोल, है ना। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा मेरे हिसाब से, पॉइंट हटाओगे नीचे लगा दोगे इंटू 100, पॉइंट हटाओगे ऊपर लगा दोगे इंटू 10, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये आ गया बेटा 0.1 मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 kg ऑफ Fe। आहा कितना सुंदर सवाल दिया है मैंने। केजी देखो, किलो जब भी दिया होता है ना, किलो ध्यान रखना 1 किलो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3। कितना होता है बेटा? 10 की पावर 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 40 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना, आयरन का मास कितना बताया था बच्चों? हाँ 56.5। चलो याद तो करने लगे हो थोड़ा थोड़ा, है ना। ये है ग्राम और ये है ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम क्या हो गया बेटा? बोलो, ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटा देंगे हम, ऊपर इंटू 10 लगा देंगे तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेना यार, है ना। तो आप इसको कर लो, जैसे मान लो 4 पावर्स है ना, तो एक तो इसके अंदर ऑलरेडी है ही, 2 और लगा दो, उधर से 2 पावर कम कर दो, डिवाइड कर दो 565 से, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। सिंपल है। 600 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। 600 ग्राम को एज इट इज लिखेंगे, 12 ग्राम पर मोल को यहाँ लिखेंगे, मोल से मोल को कैंसिल करेंगे, 12 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये कितनी टाइम्स कैंसिल होगा आप लोग जानते हैं? 50 टाइम्स कैंसिल होगा ये, है ना, क्योंकि 12 5 जा 60, यस एग्जैक्टली 50 मोल इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, एकदम आसान चीज है ना, देखो कुछ भी नहीं है इनके अंदर, नोट कीजिए फटाफट से। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अगली चीज पे हम मूव ऑन करेंगे थोड़ा सा, अगली चीज की तरफ, है ना, क्योंकि ये क्या छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, मेन जो चीज है वो थोड़ी सी अभी आगे जाकर आएगी, इसलिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा उस चीज पे मूव ऑन कर रहे हैं बेटा। देखिए अगली जो चीज है बेटा, वो भी कैलकुलेशन ऑफ मोल है, लेकिन दैट इज फ्रॉम बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब सर अगर कहीं पार्टिकल्स निकालना हो तो याद करो, बताया है मैंने आपको, याद करो मैंने बताया 1 मोल के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, तो उसी तरीके से इसका मतलब मैं मोल भी निकाल सकता हूँ, मुझे पार्टिकल मिल जाता है। ये कंपेयर है, कंपेरिजन चल रहा है सर। तो देखो जरा, मोल्स है ना, मोल्स होता है बेटा N, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर लो बेटा कैपिटल N से, डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, नोट कर लो Na से, नोट कर लो किससे? Na से। यही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, मुझे बात ही नहीं, यही फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है। बताओ है क्या जरा सी भी जरूरत? बिल्कुल भी नन्ही मुन्नी नहीं है ना, बिल्कुल यार आसान चीजें हैं, बिल्कुल खराब नहीं है। अब जैसे मान लो आपको अगर मोल पता है, क्या पता है? मोल पता है, और आपको कह दिया जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, 1 सेकंड में निकाल दोगे। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, कह दिया मोल निकालो, 1 सेकंड में निकाल दोगे। अच्छा, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, कह दिया आपको मास निकालना है। चलो थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना, हाल फिलहाल के लिए, मतलब जो बच्चे पढ़ रखे हैं उनके लिए तो एडवांस नहीं, उनके लिए तो अभी भी बेसिक है ना। फिर भी देखो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार हमारा तो लॉकडाउन में बिल्कुल ही बंटाधार हो गया, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, 11th बिल्कुल ही खत्म हो गई, उनके लिए बेटा ये, है ना, कि यार कुछ नहीं आता है तो भाई साहब कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, और कुछ नहीं से बहुत कुछ अच्छा होता है। तो आइए देखिए जरा, सीखेंगे, करेंगे हम, जरा मेहनत करेंगे, हम होंगे कामयाब, है ना। क्वेश्चन है सबसे पहला, क्या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आपको मोल्स नहीं निकालना है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, देखो जरा गौर करेंगे, है। मान लो मैं आपको कह दूं, सीधा एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके पास देखो जरा, आपके पास 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर है, जिसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने हैं। सीधा ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। कितने आएंगे? इसी तरीके से सेकंड जो है वो आपके पास है कि 3.55 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, है ना, क्लोरीन आपको दिया गया है, उसमें भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने कितने आएंगे बेटा। नंबर थर्ड जो है वो आपको दिया गया है, लेट से मान लो कि सीधा मोल दे दिया गया है 4 मोल ऑफ हीलियम, है ना, इसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने। एक बार जरा वीडियो को पॉज करेंगे, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इन पे आगे बढ़ेंगे। होप आपने नोट कर लिया होगा, तो जरा देखेंगे, नोट भी कर लिया होगा और आपने इसको करने का कोशिश भी कर लिया होगा, आपको आंसर्स भी पता होंगे। यस एग्जैक्टली, देखो जरा
इक्वल्स टू लगाते हैं, हम देखते हैं 0.65 ग्राम ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे ये भी हम देखते हैं जरा थोड़ा सा, तो गौर कीजिए जरा। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे निकालने हैं, तो उसके लिए बेटा मुझे देखो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए पहले मोल तो पता हो मुझको, पहले क्या पता हो, मोल तो पता हो भाई मुझे। तो चलो मोल पता करते हैं सबसे पहले, है ना। देखो सबसे पहले मोल्स का जो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो साहब गिवन मास क्या है 0.635 है, डिवाइड कर दो, कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है सर। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो लगा देंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, 635 को मार देंगे, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 0.01 मोल आ गया। कितना आ गया 0.01 मोल। अब याद करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय Na कर देते हैं, याद आया, सबसे पहली क्लास में सीखा था हमने, अभी लास्ट क्लास जो गई थी उसी में सीखा था कि अगर मैं आपको कहूं कि इतने मोल में कितने पार्टिकल तो मल्टीप्लाई बाय Na कर देते हैं, समझ पा रहे हो, याद आ रहा है। हाँ तो देखो फटाफट, अब तो कुछ बात ही नहीं बची इसके अंदर, 0.01 Na इसके अंदर हो जाएंगे पार्टिकल्स, ये लो हो गया क्वेश्चन, है ना। देखो याद, अब ऐसी चीजें याद आती जाएंगे, ऐसे आप रिलेट करना सीखते जाओगे। जैसे ये दे रखा है देखो 3.55 इंटू 10⁻⁻6 है ना, ग्राम में है, डिवाइड कर लो, कितने डिवाइड करोगे 35.5 से, है ना। ये पॉइंट हटाया ऊपर लग जाएगा इंटू 10, ये पॉइंट हटाया नीचे लग जाएगा इंटू 100, यहाँ लग गया इंटू 10, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 355 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर चला गया तो 10⁻⁻7 आ गई। कितनी आ गई बेटा 10⁻⁻7 मोल आ गई। अगर इतनी आ गई तो इसको ही हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो साहब इतने पार्टिकल्स इसके अंदर हो जाएंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है 4 मोल, ये तो डायरेक्ट ही मोल दे दिया, देखो अरे एकदम थाली परोस दी यार तुम्हारे सामने यार। देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे कितने हो गए बेटा, बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो हमारे कितने हो गए, बोलिए जल्दी बोलिए, 4 इंटू Na हो गए। ठीक है, नोट कीजिए फिर हम आगे देखते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो देखो बेटा इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें कवर अप की हैं। सबसे पहला जो हमने कवर अप किया है वो किया है मास के अंदर भी वेरियस फॉर्म्स, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ चीज़ें हमने देखी। फिर हम बेटा स्विच कर गए किस पर, कैलकुलेशन ऑफ मोल पर। कैलकुलेशन ऑफ मोल के अंदर हमने देखा कि हम मास से मोल कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने देखा कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस सेशन के अंदर कवर की हैं। अगला जो सेशन आएगा हमारा, उस सेशन के अंदर हम लोग बड़े आराम से और बड़ी आसानी से कुछ एक चीज़ें और सीखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है ना, उससे हम किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकालने के बाद हम किस तरीके से वॉल्यूम की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।